मैं आज भी याद नहीं कर पाती कि किस पल से मेरी जिंदगी ने करवट लेना शुरू किया था। वो पल जब मैंने पहली बार प्यार महसूस किया था, या वो पल जब उसी प्यार ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। शायद दोनों ही पल मेरी कहानी के दो किनारे हैं, जिनके बीच मैं आज भी डगमगाती रहती हूँ। लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, वह एक साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसा सफ़र है जिसमें प्यार, डर, पहला प्यार, शादी, रिश्ते, सपने, टूटे भरोसे और उन आवाज़ों की गूंज है जो रात की खामोशी में मेरा नाम लेती थी। मैं अवनी, और यह मेरी कहानी है। मेरी आवाज़ में, मेरे ही शब्दों में, बिना किसी की दखलंदाजी के। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस उसी जगह लौटूंगी जहां से भागकर मैंने अपनी जिंदगी को बचाया था। वो पुराना घर, वही लोग, वही रास्ते और वही आदमी, आर्यन, जिससे भागने के लिए मैंने अपने घर, अपने शहर, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन किस्मत हमेशा अपने खेल खुद लिखती है, और मेरे लिए उसने एक ऐसा मोड़ चुना जो किसी फिल्म जैसा लगता है। एक ऐसी फिल्म जिसकी नायिका खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो किस दिशा में जा रही है। मेरी शादी उसी इंसान से हुई थी जिससे मैं कभी बचकर भागी थी। आर्यन, वो नाम आज भी मेरे सीने में एक अजीब सा कसाव पैदा करता है। पहला प्यार भी वही था, पहली धड़कन भी उसी ने जगाई थी। लेकिन पहला दर्द, पहला झूठ और दिल टूटने की पहली चीख भी वही बना। मैंने उससे भागकर, उससे दूर जाकर, उसके नाम को अपनी डायरी से, अपनी जिंदगी से, अपनी हर सांस से निकालने की कोशिश की थी। मगर मैं जानती नहीं थी कि कभी कभी जिनसे हम बचते हैं, किस्मत हमें फिंकर वापस उसी जगह ले आती है। जैसे मेरी शादी, यह कोई रोमांटिक मुलाकात नहीं थी, ना ही किसी ने मुझे मजबूर किया। यह एक ऐसा समझौता था जिसमें दो टूटे हुए लोगों को एक दूसरे का सहारा बनने के लिए कहा गया। लोगों ने कहा, दो दुखी लोग साथ आएंगे तो खुशियां ढूंढ लेंगे। लेकिन लोग क्या जाने, जब दुख का कारण ही सामने खड़ा हो तो खुशी किस कोने से लौटती है। शादी के पहले दिन मैं बस चुप रही। मैंने आर्यन की आंखों में देखने से बचा। उसके चेहरे पर क्या लिखा था मैं जानना ही नहीं चाहती थी, और शायद वो भी मेरे भीतर पड़ने से डर रहा था, क्योंकि हमारे बीच वह अतीत खड़ा था जिसे हमने कभी दफन नहीं किया था, बस दबाया था मिट्टी में। पर वो मिट्टी और गीली हो चुकी थी। शादी के बाद जब मैं उसके घर पहुंची तो सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत, जैसे उस पूरे घर ने अपनी सांसें रोक रखी हों। रात का वक्त था। मैंने पहली बार अपनी नई जिंदगी के कमरे का दरवाजा बंद किया। एक अजीब सा डर था, जैसे मैं किसी पुराने अध्याय में वापस प्रवेश कर रही हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें, लकड़ी की अलमारी, खिड़की से झांकता चांद, सब कुछ मुझे अपने भीतर खींच रहा था। धीरे धीरे बाहर हवा तेज चलने लगी। पत्तों की सरसराहट कमरे की चुप्पी को काट रही थी। मैं सोने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी मुझे लगा कोई मेरे कमरे के बिल्कुल बाहर खड़ा है। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी थी। फिर एक धुंधली, धीमी, लगभग सांसों जैसी आवाज, अवनी। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। यह आवाज, यह फुसफुसाहट, इतनी करीब, इतनी सच। मैंने बिस्तर पर से उठने की कोशिश की, लेकिन डर ने मुझे वहीं जड़ कर दिया। मैं किसी भी तरह हिम्मत जुटा रही थी कि तभी फिर वही आवाज, अवनी। इस बार और करीब, और साफ। मेरे दिल की धड़कन जैसे कानों में बजने लगी। मैं एक सेकंड के लिए भी खुद को यह मानने नहीं देना चाहती थी, लेकिन यह आवाज, यह कोई सपना नहीं था। मैंने अपने कमरे के दरवाजे की ओर देखा। उस दरवाजे के नीचे हल्की सी परछाई जैसे हिल रही थी। मैंने कांपते हुए आवाज लगाई, क्या? कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी, और फिर दबे हुए कदमों की आवाज जो धीरे धीरे दूर चली गई। उस रात मैं नहीं सो पाई। सुबह होने तक मैं बस अपने डर को मुट्ठियों में दबाती रही। लेकिन एक बात साफ थी, जो भी था वो मुझे जानता था, और उसका इरादा बुरा भी हो सकता था, या शायद भावनात्मक।
या शायद सिर्फ पागलपन। अगली सुबह मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे। आर्यन ने देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं। और शायद यही मुझे सबसे ज्यादा चुभा। वह आदमी जो कभी मेरी हर धड़कन पर लेता था, आज मेरे थके हुए चेहरे के पीछे छुपे डर को भी नहीं देख पा रहा था। या शायद वह जानता था। शायद उसे भी पता था कि रात को कोई मेरे कमरे के बाहर था। शायद वह यह बात छुपा रहा था। उस दिन जब मैं घर के आंगन में अकेली बैठी थी, हवा फिर से वही पत्तों की सरसराहट लाने लगी। उसी पल मुझे लगा मैं फिर से सुनूंगी वो फुसफुसाहट। और तभी पीछे से एक आवाज आई, अवनी, तुम ठीक हो? यह आर्यन था। उसका लहजा शांत था, पर उसकी आंखों में एक दबी हुई बेचैनी थी। वह खड़ा तो मेरे सामने था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था जैसे वह कुछ कहने से डर रहा है या कुछ छुपा रहा है। मैंने उससे पूछना चाहा, रात को तुम बाहर थे? लेकिन मेरे होठों ने साथ नहीं दिया। हमारे बीच फिर वही खामोशी आ गई, वही खाई जिसमें हमारा पहला प्यार गिरकर टूट चुका था। दिन गुजरता गया, शाम आई, फिर से रात घिरने लगी और मेरे भीतर डर बढ़ता गया, क्योंकि मुझे पता था वह आवाज आज फिर आएगी। और आई भी। उस रात, ठीक उसी खामोशी में, दरवाजे के ठीक बाहर फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, अवनी, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज में एक अजीब सा दर्द था, जैसे कोई बहुत करीब हो, बहुत अपना या बहुत टूटा हुआ। मैंने ठंडी सांस के साथ दरवाजे के पास कदम बढ़ाए और तभी मुझे महसूस हुआ मैं अकेली नहीं हूँ। इस घर में कोई और भी है, जो मुझे जानता है, जो मुझे पुकार रहा है, जो मुझे देख रहा है हर रात मेरे कमरे के बाहर। और शायद यह मेरा अतीत नहीं था, यह कोई जिंदा इंसान था। उस रात मैं दरवाजे के पास खड़ी थी और मेरी हथेली दरवाजे के हैंडल पर थी, ठंडी, कांपती हुई, बिल्कुल मेरे भीतर की तरह। बाहर वही धीमी, टूटी हुई सांसों वाली फुसफुसाहट थी, अवनी, बस एक बार। मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरी धड़कन जैसे गले के ठीक नीचे अटक गई थी। मैंने आवाज देने की कोशिश की, कौन, कौन है? लेकिन मेरे शब्द कमरे की चुप्पी में ही घुसकर खो गए। मैं सोच रही थी, क्या यह आर्यन ही है? अगर हाँ, तो वह अपना नाम क्यों नहीं बता रहा? और अगर नहीं, तो कौन है जो मेरे दरवाजे तक पहुंच रहा है, इतना करीब, इतना जानकार, इतना टूटा हुआ? मैंने धीरे से दरवाजे की झिरी से नीचे झांकने की कोशिश की। एक हल्की सी परछाई दिखाई दी, काले किनारों में धुंधली, जैसे किसी का पैरों का साया। लेकिन तभी वह साया धीरे धीरे पीछे हट गया। कदमों की आवाज, फिर एकदम से खामोशी। मैंने जल्दी से ताला लगा दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर एक बात साफ थी, यह कोई खेल नहीं था, यह कोई सपना नहीं था, और यह कोई हवा की फुसफुसाहट भी नहीं थी। कोई जिंदा इंसान मेरे कमरे के बाहर आता था, और वह मेरा नाम ऐसे लेता था जैसे मुझे बहुत करीब से जानता हो, जैसे मेरा अतीत दोबारा मेरी सांसों में उतर आया हो। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह होते ही जब सूरज की हल्की किरणें मेरी खिड़की से अंदर आई, तब जाकर मैंने बिस्तर पर बैठकर अपने माथे को पकड़ा। मुझे यह समझ आ गया था कि ऐसे डर में हमेशा के लिए नहीं रह सकती। मुझे किसी से यह कहना होगा, लेकिन किससे? आर्यन से। क्या वह मेरी बात पर भरोसा करेगा, या मुझे यही कहेगा कि मैं बस डर में जी रही हूँ? या शायद वह पहले से जानता हो? नाश्ते की मेज पर आर्यन बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। शायद रात भर वह भी सो नहीं पाया था। मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने धीरे से सिर उठाया। तुम ठीक हो? उसने लगभग वही सवाल दोहराया, जिसका जवाब मैं खुद भी नहीं जानती थी। मैं उसके सामने बैठी। कुछ सेकंड तक बस हम दोनों के बीच चुप्पी थी, और फिर मैंने कहा, आर्यन, कल रात फिर कोई मेरे कमरे के बाहर था। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए बेरंग हो गया, जैसे उसने यह बात पहले ही सोची हो, या शायद वो इससे भी बुरा कुछ सोच रहा हो। तुमने देखा?
उसकी आवाज धीमी थी, दबे हुए डर से भरी। सिर्फ परछाई, मैंने कहा, लेकिन वह मुझे नाम लेकर पुकार रहा था। आर्यन की उंगलियां मेज पर हल्के से कांपी। यही वह पल था जब मुझे स्पष्ट हुआ, आर्यन इसे सुनकर चौंका नहीं है। वह पहले से कुछ जानता है, लेकिन मैं उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने धीरे से कहा, अवनी, यह घर बहुत पुराना है। आवाजें, ड्रम, सब हो सकता है। तुम्हें डर लगता है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ, तुम यहाँ सुरक्षित हो। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें कोई ठोस भरोसा नहीं था, जैसे वह खुद को भी समझाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें, उनके अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जो वह मुझसे छुपा रहा था। मैंने उससे चाहकर भी और कुछ नहीं पूछा। शायद मैं डर रही थी कि जवाब मुझे और अंदर तक हिलाकर रख देगा। उस दिन मैं घर में इधर उधर घूमती रही। हर कमरा, हर कोना, हर दरवाजा, सब कुछ कमरे की तरह चुप था। बस हवा के साथ आती हल्की सी सरसराहट थी, जो जैसे मुझसे कह रही थी, तुम अकेली नहीं हो। शाम होते होते मेरा डर उतना ही तेज हो गया। मैंने तय किया, आज मैं उस आवाज को सुनकर भागूंगी नहीं। मैं देखूंगी कि वह आखिर है कौन, क्यों आ रहा है और क्यों मुझे पुकार रहा है। जब रात ने घर को अपनी काली चादर में लपेट लिया, मैं कमरे की बत्ती बंद करके बैठ गई। कमरा धुंधला था, सन्नाटा गहरा। हवा खिड़की के पर्दों को हिलाकर एक अनजानी बेचैनी पैदा कर रही थी। मैं अपने कानों को हर छोटी आवाज पर केंद्रित किए बैठी थी। करीब रात के 12 बजने को आई, और फिर टिक टिक, धीमे कदमों की आहट। मेरा सीना जकड़ गया। कदम मेरे कमरे के ठीक बाहर रुक गए। फिर कुछ पल खामोशी, और फिर अवनी। इस बार आवाज पहले जैसी टूटी नहीं थी। यह आवाज मैं पहचानती थी। हाँ, मैं बिल्कुल पहचानती थी। यह आर्यन की आवाज नहीं थी, यह किसी और की थी, किसी बहुत पुराने, बहुत गहरे, बहुत दर्द भरे अतीत की। मैं हिलने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर धीरे से उंगलियां फेरी गई, जैसे कोई मुझे समझाने की कोशिश कर रहा हो, मैं यहाँ हूँ, डर मत। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं सांस लेना भूल गई, क्योंकि वह स्पर्श, वह साया, वह आवाज, वो बिल्कुल शिवांश की थी। हाँ, शिवांश, मेरे पहले प्यार का नाम, वह जिसे मैंने खो दिया था, वह जिसे मैं छोड़कर भाग गई थी, वह जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा था और उससे भी ज्यादा खोया था। लेकिन यह कैसे संभव है? शिवांश तो नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैंने कांपती आवाज में कहा, क्या? कौन है वहाँ? और तभी आवाज ने फुसफुसाकर यह कहा, अवनी, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। मेरे पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। हैंडल पकड़ते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने डर और उम्मीद के बीच के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़े होकर हैंडल को थोड़ा सा घुमाया, लेकिन तभी अचानक दरवाजे के पीछे से कोई भागते हुए दूर गया। तेज कदमों की आवाज, जैसे कोई जान बचाकर दौड़ रहा हो। मैंने दरवाजा झटके से खोला। गलियारा पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ हवा थी, और उस हवा में एक जानी पहचानी खामोशी। लेकिन दूर, सीढ़ियों की तरफ, मुझे फिर से वही साया दिखाई दिया। वह साया जो मेरे अतीत की तरफ इशारा करता था। वह साया जो यह साबित करता था, यह सब भ्रम नहीं है। कोई मुझे पुकार रहा है, कोई जिंदा इंसान। और वह इंसान मेरा नाम वैसे लेता था जैसे कभी शिवांश लिया करता था। मैं वापस कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, और तब मेरे मन में एक ही सवाल बार बार घूमने लगा, क्या शिवांश जिंदा है? और अगर हाँ, तो वह यहाँ क्यों है, इस घर में, मेरे कमरे के बाहर, मेरे नाम को फुसफुसाते हुए? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या आर्यन यह सब जानता है? उस रात के बाद मेरी नींद जैसे मुझसे हमेशा के लिए रूठ गई थी। मैं सुबह की पहली किरण तक जागती रही,
खिड़की के पार आसमान को गुलाबी होते देखती रही, हवा की ठंडक को महसूस करती रही और अपने भीतर उठते तूफान को दबाती रही। मुझे एक ही बात बार बार सताती रही, अगर वह आवाज वाकई शिवांश की थी तो वह यहाँ कैसे पहुंचा, क्यों आया? और सबसे बड़ा सवाल, उसकी आवाज में वो टूटन, वो डर, वो विनती आखिर क्यों थी? सुबह होते ही मैंने एक निर्णय ले लिया था, मैं इस डर में नहीं जी सकती। लेकिन मैं आर्यन को सच बताऊं या नहीं, यह बात मेरे गले में अटक गई थी। मैं कमरे से बाहर निकली तो घर बिल्कुल खामोश था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मेरे कदम धीमे, थके हुए थे। ड्राइंग रूम में सूरज की रोशनी आधी दीवार तक फैली हुई थी और उस रोशनी में धूल के कण ऐसे तैर रहे थे जैसे हवा में भी बेचैनी हो। आर्यन रसोई में था, कप में चाय डालते हुए, सिर झुकाए जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। मैंने उसे पुकारा, आर्यन। उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसने भी रात भर नींद नहीं ली। अवनी, तुम ठीक हो? यह वही सवाल था जो वो बार बार पूछ रहा था, और हर बार उसकी आवाज में एक छुपा हुआ डर होता था, जैसे वह खुद ही किसी सच से भाग रहा हो। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद मैंने धीरे से कहा, आर्यन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम क्या जानबूझकर मुझसे कुछ छुपा रहे हो? उसने कप को मेज पर रखा और कुछ पल तक उसने मेरी आंखों में सीधे नहीं देखा। नहीं, अवनी, उसने कहा, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। लेकिन उसकी आवाज में एक झिझक थी, एक ऐसी झिझक जिसे मैं अच्छी तरह पहचानती थी। वही लहजा जिसमें लोग वो बातें कह देते हैं जिन्हें सच के करीब भी नहीं होना चाहिए। मैंने आगे कहा, अगर घर में कोई है, अगर कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे सच बताओ। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। घर में कोई नहीं है, और मैं तुम्हें क्यों डराना चाहूँगा? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। ये शब्द सुनकर मेरे भीतर कुछ अजीब सा हिला। हाँ, वह अब मेरा पति था, लेकिन हमारे बीच कोई वैवाहिक गर्माहट नहीं थी। केवल दो अतीतों के भार थे, दो टूटे हुए लोगों की चुप्पियाँ थीं, और एक खाई थी जिसे भरने में शायद कई जन्म लग जाते। मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मुझे साफ लगने लगा था, या तो उसे पता नहीं कि घर में कौन है, या वह सच बोलने से बच रहा है। उस दिन मैंने घर का हर कोना, हर कमरा, हर पुरानी लकड़ी की अलमारी तक खोल कर देखा। कुछ भी असामान्य नहीं था, न कोई पैरों के निशान, न कोई छोड़ा हुआ सामान, न कोई सुराग। सब कुछ साफ, व्यवस्थित, ठंडा। लेकिन एक अजीब जगह मुझे खटकने लगी। गलियारे के अंत में पुराना स्टोर रूम। दरवाजा आधा खुला था और उसके पीछे की अंधेरी जगह से जैसे ठंडी हवा सी निकल रही थी। मैंने दरवाजा खोला। अंदर पुराने बक्से, कपड़ों के थैले और टूटी चीजें भरी पड़ी थीं, लेकिन उसमें कुछ और था। हवा में एक बहुत हल्की सी खुशबू, वही खुशबू जो कभी शिवांश लगाया करता था। मैं कुछ सेकंड तक वही खड़ी रही, जैसे मेरा अतीत मेरी नाक के ठीक पास खड़ा हो गया हो। मेरा दिल एक तेज झटके से धड़क उठा। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मैं चाहती थी कि यह सब एक भ्रम हो, लेकिन हर मिनट यह शक और गहरा होता जा रहा था कि कोई मेरे आसपास है, मेरी सांसों के पास, मेरे अतीत और वर्तमान के बीच कहीं। शाम होने लगी। घर की दीवारों पर सूरज की रोशनी का रंग नारंगी से खून जैसा लाल होता जा रहा था, और उस लालिमा में हर परछाई मुझे अजीब तरह से डरावनी लगने लगी। जब रात आई तो जैसे घर अपने ही भार से भारी हो गया। सन्नाटा गाढ़ा और चुभन वाला था। मैं कमरे में बैठी थी, लाइट ऑफ, खिड़की की दरार से आती हवा हल्के हल्के पर्दे को हिला रही थी। मैं हर आवाज को सुनने के लिए सतर्क थी। करीब 11 बजे के बाद पूरे घर का माहौल बदलने लगा। दीवारों में हल्की खड़खड़ाहट, लकड़ी का पुराना फर्श जैसे किसी के दबे कदम की यादें दोहरा रहा हो, सीढ़ियों से आती हवा की गूंज और मेरे दिल की धड़कन। और फिर ठीक 12:13 पर धीमे, बहुत धीमे कदमों की आहट मेरे कमरे की ओर।
मैंने बिस्तर की पकड़ कस दी और जैसे ही वे कदम दरवाजे के ठीक पीछे आकर रुके, फुसफुसाहट, अवनी। मेरी सांस रुक गई। यह वही आवाज थी, वही टूटन, वही दर्द, वही आत्मीयता। इस बार आवाज में सिर्फ पुकार नहीं थी, इसमें विनती थी, जैसे कोई मुझे बताना चाहता हो कि वह टूट चुका है, जैसे किसी को डर हो कि मैं उसे फिर छोड़ दूंगी। मैंने महसूस किया, मेरे गाल गर्म हो गए थे, मेरी उंगलियां कांप रही थीं, और मेरे अंदर का एक बहुत पुराना दरवाजा खुल गया था, क्योंकि यह आवाज, यह बिल्कुल शिवांश जैसी थी, इतनी साफ, इतनी करीब, इतनी सच्ची कि मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती थी। मैंने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? सामने आओ। और तभी दरवाजे की हैंडल धीमे से हिली, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मैं आगे बढ़ी, पूरी हिम्मत के साथ। मैंने दरवाजा पकड़ा और एक झटके से खोल दिया। गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन सीढ़ियों के पास मुझे किसी का साया दिखा, मानव आकृति, पूरी तरह अंधेरी, जैसे कोई मुझे देखकर रुक गया हो। मैं एक कदम आगे बढ़ी। कौन हो तुम? साया हिला नहीं, बस खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से सिर झुका दिया, जैसे किसी ने कोई गलती मान ली हो। फिर वह धीरे धीरे मुड़ा और सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। मेरे दिल में वही पुराना नाम गूंजने लगा, शिवांश, शिवांश, शिवांश। मैंने हिम्मत करके आवाज दी, रुको। लेकिन वह रुकने के बजाय और तेज चलने लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह गिर पड़ेगा, जैसे उसके कदमों में कमजोरी हो, जैसे किसी ने उसे बहुत चोट पहुंचा रखी हो। मैं उसके पीछे भागी, सीढ़ियों तक पहुंची, लेकिन तब तक वह गायब हो चुका था, पूरी तरह। उस रात मैं सीढ़ियों पर बैठी रही, तड़प में, हैरानी में, डर में और एक गहराती हुई सच्चाई में। यह आवाज सिर्फ हवा नहीं थी, यह एक इंसान था, और वह इंसान मेरा नाम ऐसे लेता था, जैसे कोई जिसे कभी मैंने पूरी दुनिया समझा था। लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल मेरे भीतर उठने लगा, अगर वह शिवांश है, तो वह मेरे और आर्यन के इस घर में क्या कर रहा है? और इससे भी बड़ा, क्या आर्यन यह सब जानता है और मुझसे छुपा रहा है? उस रात के बाद मेरे भीतर जैसे एक तूफान हमेशा के लिए बस गया था। सीढ़ियों पर बैठी मैं देर तक उस अंधेरे को घूरती रही, उसी दिशा में जहां वह साया गायब हुआ था। मेरे मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, अगर वह शिवांश था, तो वह यहाँ क्यों है? मुझे ढूंढने क्यों आया? और इस घर में कैसे घुसा? सुबह होने के बाद भी मेरा दिमाग उसी रात में अटका रहा। घर की हवा में जैसे कुछ टूटा हुआ बिखरा था, दीवारों का सन्नाटा भारी लगा, खिड़कियों से आती धूप फीकी लगी, और हर कमरे की गंध में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं नीचे आई तो आर्यन पहले से ही बैठा था, चाय का कप सामने, लेकिन हाथों में नहीं। वह खाली निगाहों से मेज को देख रहा था। लग रहा था जैसे वह खुद भी किसी अदृश्य डर से जूझ रहा हो। मैं चुपचाप उसके सामने बैठ गई। उसने एक सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में लालपन, थकान और कुछ ऐसा था जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाई, जैसे कोई सच उसकी पलकें थामकर कह रहा हो कि वह अब और छुप नहीं सकता। कुछ देर हम दोनों के बीच खामोशी रही। मैंने उसे ध्यान से देखा। वह किसी कोने में हमें देखता आर्यन नहीं था, वह कोई और था। लेकिन क्या उसका यह बदलना मेरे डर का कारण था, या किसी और की वजह? मैंने हिम्मत करके कहा, आर्यन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, और तुम सच बोलना। क्या इस घर में कोई है? आर्यन की सांस रुक सी गई। उसकी उंगलियां कप के किनारे पर टिकी थीं, जैसे थोड़ी सी बात पर टूट जाएंगी। नहीं, वह बोला, लेकिन उसकी आवाज में बर्फ जैसी कंपी थी। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहाँ एक थरथराता हुआ डर था, कुछ ऐसा जिसे वह बताना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। मैंने पूछा, तो फिर रात को कौन आया? कौन मुझे मेरे नाम से बुला रहा है?
कौन सीढ़ियों से भागा था? किसकी आवाज? मैं रुक गई। मैं शिवांश का नाम नहीं लेना चाहती थी, नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मेरे चेहरे पर लिखा डर शायद आर्यन ने पढ़ लिया। उसने धीरे से सिर झुकाया और सिर्फ इतना कहा, अवनी, मैं नहीं चाहता कि तुम डर में जियो, लेकिन कुछ बातें कभी कभी बोलना मुश्किल होता है। मेरी धड़कन एक पल के लिए थम गई। कौन सी बातें, आर्यन? मेरी आवाज खुद को शांत रखने की कोशिश में टूट रही थी। वह जवाब देने ही वाला था, तभी अचानक बाहर से दरवाजे पर किसी के बंद करने की आवाज आई, बहुत हल्की पर स्पष्ट। मैं चौंक कर उठी। कोई आया है? आर्यन एक सेकंड में खड़ा हो गया। यहीं रुको। उसका चेहरा जैसे पाला पड़ गया हो। मैंने कहा, नहीं, इस बार मैं नहीं रुकने वाली। हम दोनों दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन जब तक हम पोर्च तक पहुंचे, वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा, तेज, ठंडी और चुभन भरी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर तक फैला बगीचा, पेड़ों की परछाई, झींगुरों की आवाज और एक बेहद हल्का सा धुंधला पैरों का निशान, जैसे कोई मिट्टी पर चलते चलते जल्दी में मुड़ा हो। मेरी सांसें भारी होने लगीं। आर्यन ने जल्दी से मेरी कलाई पकड़कर भीतर की ओर खींचा। अवनी, बाहर मत आओ इस तरह, यह सुरक्षित नहीं है। क्यों? मैंने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, यह सुरक्षित क्यों नहीं है? कौन है बाहर? तुम जानते हो, ऐ ना? उसने होंठ भींच लिए। कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया। मैं उससे लड़ने नहीं आई थी, पर उसकी चुप्पी मुझे डर से ज्यादा तोड़ रही थी। पूरे दिन मैं बेचैन रही, कमरे में घूमती रही, दिमाग में सवालों की भीड़ लगी हुई थी। हर आवाज पर मैं चौंक जाती, हर सरसराहट पर लगता, वह फिर आ गया है। शिवांश या उसका कोई साया। शाम होते होते एक नया डर जाग गया। क्या यह सब मेरी कल्पना है? क्या मैं ही टूट रही हूँ? लेकिन फिर याद आई वो फुसफुसाहट, वह तोलना, वह भागते कदम, वह पुरानी खुशबू। नहीं, यह भ्रम नहीं था, यह सच था। कड़वा, चुभता हुआ, सांस रोक देने जैसा सच। रात फिर घिर आई। मैं कमरे में बैठी थी, लाइट बंद, पर्दे आधे खुले। हवा का ठंडा झोंका जैसे कमरे के अंदर किसी की उपस्थिति को दोहरा रहा था। करीब 12 बजे। मुझे लगा, आज भी वह आवाज आएगी। मैं अपनी धड़कनें गिन रही थी, 1, 2, 3, और तभी टिक टिक, वही कदम, जी में दबे हुए, सेम रिदम, सेम वजन। बेकदम मेरे दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुके। मैं उठी नहीं, मैंने खुद को रोका। मैंने सिर्फ सुना, और फिर, अवनी। इस बार आवाज पहले से अधिक स्पष्ट, अधिक करीब, अधिक भावनात्मक थी, जैसे कोई टूटकर पुकार रहा हो। मैं वहीं खड़ी रही, लेकिन मेरे भीतर का तूफान अब शांत नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा, कौन हो? जवाब दो। अगर तुम शिवांश हो, तो सामने आओ। फुसफुसाहट कुछ पल को बंद हो गई, जैसे आवाज ने सांस रोक ली हो। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक, धीमी, विनम्र, जैसे कोई अनुमति मांग रहा हो। मैं आगे बढ़ी, दरवाजे की तरफ। मेरा हर कदम धीमा, भारी, लेकिन दृढ़ था। मैंने दरवाजा खोला। थोड़ा सा डर और उम्मीद के बीच अटका हुआ गलियारा फिर अंधेरे में डूबा हुआ था, पर इस बार सीढ़ियों के मोड़ पर एक मनुष्य की आकृति बिल्कुल साफ थी। इस बार वह भागा नहीं, भागना नहीं चाहता था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा, मेरे सामने, अंधेरे में, छिपा हुआ, लेकिन उतना ही असली जितनी मेरी डरती हुई धड़कनें। मैं 2 कदम आगे बढ़ी। मैंने कहा, अगर तुम सच में हो, तो सामने आओ, छुपो मत, कृपया। मेरी आवाज टूट चुकी थी। शायद यह विनती थी, शायद डर, शायद उम्मीद। और तभी साया धीरे धीरे आगे बढ़ा, बहुत धीरे,
जैसे उसे भी डर हो कि मैं पीछे हट जाऊंगी। कदमों की हल्की आवाज, उसके सांसों की कंपन, और फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट, अवनी, मैं तुमसे। लेकिन वह पूरा बोल पाता उससे पहले अचानक सीढ़ियों की लाइट एक तेज झटके से जल उठी। तेज सफेद रोशनी फैली, और उस रोशनी के गिरते ही वह साया गायब हो गया, पूरी तरह, जैसे कभी था ही नहीं। मैं दंग खड़ी रही। मेरी सांसें तेज थीं, मेरी आंखें रोशनी में चुभ रही थीं। और तभी पीछे से आर्यन की आवाज आई, अवनी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं धीरे से मुड़ी। वह सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में कुछ और, कुछ ऐसा जो मुझे असहज कर गया। मैंने कहा, अभी यहीं कोई था। वह एकदम चुप, उसका चेहरा पत्थर जैसा। मैंने तुरंत पूछा, तुमने लाइट क्यों ऑन की? तुम यहाँ कैसे? आर्यन नीचे आया, मेरे बिल्कुल पास। उसका चेहरा मेरी आंखों से कुछ इंच दूर था, और उसने धीमे से कहा, अवनी, जो भी तुम देख रही हो वह सच्चाई नहीं है। मेरे सीने में आग सी उठी। लेकिन मैं सब देख रही हूँ आर्यन। हर रात कोई आता है, कोई मुझे पुकारता है, और आज आज वह बिल्कुल मेरे सामने था। आर्यन ने मेरी कलाई पकड़ ली, जोर से नहीं, लेकिन एक नियंत्रण के साथ। अवनी, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम अभी भी अपने अतीत में फंसी हुई हो। तुम अभी भी उसे ढूंढ रही हो। मैंने हाथ झटक लिया। तुम कहना क्या चाहते हो? वह बोला, शिवांश, अब नहीं है। वह कभी वापस नहीं आएगा। उसने यह बात ऐसे कही जैसे उसे इस बात का पूरा पूरा यकीन हो, जैसे वह जानता हो कि शिवांश कभी नहीं आएगा, जैसे वह खुद इस बात का गवाह रहा हो। मेरी रूह तक कांप गई। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता? तुम इतनी निश्चितता से कैसे बोल सकते हो? तुम्हें क्या मालूम वह कहाँ है? वह जिंदा है या नहीं? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा खाली था, मौन, जैसे सच उसके होठों तक आया था लेकिन वह उसे निगल गया। मैंने कहा, आर्यन, सच बताओ, क्या तुम जानते हो शिवांश के साथ क्या हुआ था? वह धीरे से मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, हाँ अवनी, मैं जानता हूँ। और अगर तुम सच जानना चाहती हो तो तैयार रहना, क्योंकि वो सच तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडा, भारी सच जो अभी बोला नहीं गया था, लेकिन उसकी परछाई कमरे में फैल चुकी थी। मैं उसी पल समझ गई, यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। आर्यन भी इसमें उतना ही बंधा हुआ है। और शिवांश, वह सिर्फ एक याद नहीं है, वह इस घर में है, इस कहानी में है। और सच्चाई कहीं बहुत गहरी, बहुत अंधेरी, मेरा इंतजार कर रही है। आर्यन की वह आखिरी लाइन, वो सच तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उसके बाद पूरे घर पर एक घनी, भारी, दम घोंटने वाली खामोशी छा गई थी। मैं सीढ़ियों पर खड़ी थी, अंधेरे और रोशनी के बीच फंसी हुई। मेरी आंखों में डर, मेरे भीतर उम्मीद, और मेरे दिल में एक ऐसी खाई जिसके पास शायद मेरा अतीत जिंदा खड़ा था। मैंने धीरे से कहा, आर्यन, सब कुछ बताओ, अभी, यहीं। मैं और नहीं झेल सकती। वह कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, जैसे मेरे चेहरे पर लिखी हर भावना को पढ़ रहा हो, और फिर वह मुड़ा, गलियारे की ओर चल पड़ा। मेरे साथ आओ, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, पर उसके कदम भारी। मैं उसके पीछे पीछे चली। हम दोनों उस पुरानी सीढ़ी से नीचे आए, जो हर कदम पर चरमराती थी, जैसे घर खुद हमें सच बताने से डर रहा हो। हम ड्राइंग रूम में पहुंचे। वहाँ एक पुराना लकड़ी का शोकेस था, जिसके ऊपर धूल की पतली परत जमी हुई थी। आर्यन ने उसे धीरे से खोला। अंदर बहुत पुराने कागज, कुछ तस्वीरें, और एक मोटी डायरी रखी थी।
उसने वही डायरी निकाली, भूरी, फटी हुई, किनारों से उखड़ी, और उस डायरी को देखते ही मेरा दिल पिंजरे में फड़फड़ाने लगा, क्योंकि उसकी कवर पर उसी हस्तलेख में लिखा था, अवनी के लिए। मेरी सांस टूटने लगी, मेरी उंगलियां ठंडी हो गईं। मैंने धीमी आवाज में कहा, यह किसकी है? आर्यन ने गहरी सांस ली। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, तुम्हें एक बात जाननी होगी शिवांश, सिर्फ तुम्हारा पहला प्यार नहीं था। मैं उसकी आंखों में देख रही थी। वह बोल रहा था, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब सी सावधानी थी, जैसे हर शब्द चुना हुआ हो। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था अवनी। मेरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई। मैं कई सेकंड चुप रही, फिर एक हल्का, टूटा हुआ सवाल निकला, क्या? आर्यन ने डायरी को मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, और यही वजह है कि मैं यह सब तुमसे छुपा नहीं सकता। मैंने डायरी पकड़ी, मेरे हाथ कांप रहे थे। आर्यन ने आगे कहा, शिवांश तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं करता था, वह तुम्हारी वजह से जीता था। वो तुम्हें खोने के डर में हर दिन टूटता था, और जिस दिन तुम उससे अलग हुई, वो इंसान पूरी तरह बिखर गया। मेरी आंखें भरने लगीं। मुझे लगा मैं गलती कर रही हूँ, या शायद उस पुराने दर्द को अपने भीतर से खोदकर निकाल रही हूँ। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? आर्यन का चेहरा थकान से भारी लगने लगा, क्योंकि उसने सब मुझे बताया था। हर रात, हर दर, हर टूटन, तुम्हारे बारे में हर बात। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं उसके साथ था उस दिन, जब वह आखिरी बार तुम्हें ढूंढने निकला था। मेरी सांस गले में अटक गई। कौन सा दिन? लेकिन मेरे सवाल में पहले से ही डर भरा था। आर्यन ने धीरे से कहा, वही रात, जब वह गायब हो गया था। उसकी आंखें अचानक नम हो गईं, और मैंने पहली बार उसमें छिपा दर्द देखा। एक ऐसा दर्द जो वह महीनों से अकेला ढो रहा था। मैं तुरंत पूछ बैठी, तो फिर वह कहाँ है? क्या हुआ उसके साथ? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हम झगड़ा कर बैठे थे। मैंने उससे कहा कि उसे तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए, कि उसे तुम्हें जाने देना चाहिए। उसके शब्द कांप रहे थे। वह मुझसे लड़ पड़ा, कहा, अवनी मेरा सब कुछ है। और फिर वह बारिश की उस अंधेरी रात में तुम्हें ढूंढने निकल गया। मेरे भीतर का डर पिघलकर एक तल्ख दर्द बन गया। आर्यन, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसने सिर नीचे कर लिया। मैंने रोका था, लेकिन वो नहीं रुका। वो जैसे पागल हो गया था। उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारा नाम था। मेरे गाल पर आंसू बह निकले। आर्यन आगे बोला, उस रात उसका एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा, लगभग जानलेवा। मेरा दिल फट पड़ा। क्या वो बचा? आर्यन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, वो बच गया। लेकिन उसके बाद वह कुछ बोल नहीं पाया, बस चुप हो गया। मैं पूरी तरह टूट गई। मेरी आवाज कांपने लगी। लेकिन क्या? आर्यन, बोलो। वह बोला, लेकिन जब वो होश में आया, वह तुम्हें भूल चुका था। अवनी, मेरी दुनिया धुंधली पड़ गई। मैं एक कदम पीछे हट गई, जैसे किसी ने मेरे सीने में पत्थर फेंक दिया हो। वो तुम्हें पहचान नहीं पाया, न तुम्हारा नाम, न तुम्हारी यादें, न तुम्हारी तस्वीर। उसकी आवाज भारी हो रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसका दिमाग गहरे सदमे में था। वह कुछ चेहरे, कुछ रिश्ते याद रख पा रहा था, लेकिन तुम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। और अक्सर सबसे गहरे घाव, सबसे गहरी यादें मिटा देते हैं। मैंने धीरे से फुसफुसाया, तो फिर क्या हुआ? आर्यन बोला, वह महीनों तक अस्पताल में रहा, धीरे धीरे संभलने लगा। लेकिन मैंने गले में अटकी सांस के साथ कहा, लेकिन? आर्यन ने मेरी ओर देखते हुए कहा, लेकिन कभी कभी जो चीज़ें हम भूल भी जाते हैं, उनकी छाया कहीं न कहीं हमारे भीतर रह जाती है।
वह रातों में किसी का नाम पुकारता था, बहुत धीमे, बहुत टूटा हुआ। उसने मेरी ओर इशारा किया। वह नाम तुम्हारा था। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। हवा भी, मेरी धड़कनें भी, मेरी दुनिया भी। मैंने तुरंत पूछा, तो क्या वो अभी भी जिंदा है? आर्यन ने मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, हाँ, वह जिंदा है। मेरे पैर कांप गए। मैंने दीवार पकड़ ली। मेरी सांसें तेज हो गईं। और क्या वो यहाँ है? आर्यन ने आंखें बंद की। हाँ, अवनी, वह यही है। मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत कहा, कहाँ है वो? मुझे मिलवाओ उससे, अभी। आर्यन ने गहरी सांस ली। तुम तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी एक झलक उसके लिए जानलेवा हो सकती है। मैं सुन खड़ी रह गई। क्यों? मेरी आवाज अब सिर्फ एक टूटे हुए इंसान की थी। आर्यन बोला, क्योंकि तुम उसकी सबसे बड़ी याद भी हो, और सबसे बड़ा दर्द भी। तुम्हें देखना उसके भीतर सब कुछ फिर से खोल देगा, और शायद वह टूट जाएगा, या शायद वह सब याद कर लेगा। मैं कांपते हुए बोल पाई, अगर वह मुझे पुकार रहा है हर रात, तो इसका मतलब उसके दिमाग में कहीं न कहीं मैं अभी भी हूँ। आर्यन ने थके हुए लहजे में कहा, हाँ, और यही वजह है कि वह तुम्हारे कमरे के बाहर आता है, क्योंकि उसका दिल तुम्हें पहचानता है, चाहे उसका दिमाग तुम्हें भूल चुका हो। मेरे गाल पर आंसू चुपचाप गिरते रहे, लेकिन फिर मैंने एक बात महसूस की। आर्यन, मैंने थरथराती आवाज में कहा, अगर वह मुझे पहचान नहीं पाता, तो वह मेरा नाम कैसे ले रहा है? आर्यन मेरी आंखों में देखता रह गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। घर की दीवारों पर खामोशी उतर आई, और तभी मुझे एहसास हुआ, कुछ अभी भी अनकहा है, कुछ अब भी छुपा हुआ है। और यह सच सिर्फ शिवांश से नहीं, आर्यन से भी जुड़ा है। आर्यन की बात सुनने के बाद मेरा दिमाग जैसे सुन पड़ गया था। कमरे की हर दीवार मुझे घूरती हुई लगी, जैसे इस घर की हर ईंट मेरे अतीत का कोई राज जानती हो, और मैं ही अकेली थी जिसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। मैंने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, तुमने कहा कि वह यही है, मतलब इस घर में? किसे कहा? मेरी आवाज टूटती जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। मैं अब पीछे नहीं हटने वाली थी। आर्यन कुछ कदम चलता हुआ खिड़की के पास गया। बाहर हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की परछाइयां जमीन पर कांप रही थी, और आसपास जैसे एक अनजाना तनाव फैला हुआ था। उसने खिड़की के पार देखते हुए कहा, अवनी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए यह बात छुपाई, लेकिन अब शायद यह समय है कि तुम सब कुछ जानो। मैंने उसके पास जाकर कहा, तो बताओ, कुछ भी छुपाओ मत। मैं डर की सीमाओं पर खड़ी हूँ, लेकिन सच का सामना कर सकती हूँ। वह मेरी आंखों में देखता रहा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए ऐसा भाव आया जिसे मैं पहले कभी नहीं समझ पाई थी। यह डर नहीं था, यह अपराध बोध भी नहीं था, यह कुछ और था। वह बोला, शिवांश, इस घर में ही है, एक कमरे में, एक ऐसी हालत में जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मेरा दिल धक से रह गया। कौन सा कमरा? आर्यन चुप रहा। मैंने उसकी आंखों में झांक कर कहा, कौन सा कमरा? आर्यन, उसकी सांसें भारी हो गईं। फिर उसने सीढ़ियों की ओर इशारा किया, ऊपर की ओर। वह अटारी के कमरे में है। मेरी आंखें फैल गईं। अटारी, वही अटारी जो महीने भर से बंद थी, जहां कोई जाता नहीं था, जहां रात में कभी कभी हल्की सी आवाज आती थी, जिसके दरवाजे के नीचे धूल की परत हमेशा टूटी रहती थी। वही जगह। मुझे लगा मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन उसने मुझे नीचे कैसे पुकारा? मेरी आवाज कांप रही थी। वह मेरे कमरे के बाहर कैसे आया? आर्यन ने आंखें नीची कर लीं। वह
कभी कभी कमरे से बाहर निकल जाता है। मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर उसका दिमाग कभी शांत, कभी बहुत उथल-पुथल में रहता है। उसकी आवाज भर्रा गई। उसे तुम्हारी आदत है, अवनी। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी मौजूदगी उसकी यादों की धुंध में कहीं बसी हुई है। इसलिए वह तुम्हारे दरवाजे तक आता है। मैं खिड़की की तरफ मुड़ी। हवा का एक तेज झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मेरी आंखें नम हो गईं। तो वह अटारी में है, अकेला, तड़पता हुआ, और तुम उसे बंद करके रखते हो। मेरी आवाज में गुस्सा था, दर्द था, बेचैनी थी। आर्यन ने तेजी से कहा, अवनी, तुम समझ नहीं रही। मैं उसे कैद करके नहीं रख रहा, मैं उसे बचा रहा हूँ। दुनिया से, तुमसे, खुद उससे भी। मैं चौंककर उसकी तरफ मुड़ी। मुझसे? मैं उससे प्यार करती थी। मैं तो उसे। हाँ। आर्यन की आवाज भारी और तेज हो गई। तुम उससे बहुत प्यार करती थी, और यही वजह है कि वह तुम्हें भूल नहीं पाया। वह तुम्हारी परछाई में जीता था। तुम उसके जीने का आखिरी कारण थी। मैं कांप गई। तो तुम मुझे उससे मिलाने क्यों नहीं दे रहे? क्यों छुपा रहे हो कि वह जिंदा है? आर्यन थककर सोफे पर बैठ गया। क्योंकि उसने गहरी सांस ली। क्योंकि उसने जब पहली बार अपना खोया हुआ नाम फुसफुसाया था, वह तुम्हारा नाम था, और उसी पल वह लगभग मर ही गया था। मेरी आंखें फैल गईं। क्या? हाँ, उसे तुमसे जुड़े हर भावनात्मक क्षण का स्ट्रेस ट्रॉमा देता है। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर उसे अचानक कोई गहरी याद पड़े, तो वह मानसिक रूप से टूट सकता है, या दिल का दौरा भी पड़ सकता है। उसका शरीर इतनी तीव्र भावनाओं को सहन नहीं कर सकता। मैं दीवार से टिक गई। मेरे पैर जवाब देने लगे, लेकिन वह मुझे पुकारता है। हर रात वह मेरे पास आता है। इसका मतलब है, वह मुझे याद कर रहा है। वह कोशिश कर रहा है। आर्यन ने कहा, हाँ, यह उसकी सबसे बड़ी समस्या है। उसका दिल तुम्हें याद करता है, लेकिन उसका दिमाग उन यादों को संभाल नहीं पाता। यही वजह है कि वह रात में टूटकर तुम्हारे दरवाजे तक आता है, और मैं हर सुबह उसे किसी तरह वापस उसके कमरे में ले जाता हूँ। मेरी आंखें भर आईं। मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। तो आज रात, जब वह मेरे सामने खड़ा था, तुमने लाइट क्यों ऑन की? आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आवाज धीमी हो गई। क्योंकि अगर तुमने उसे देख लिया होता, या उसने तुम्हें साफ साफ देख लिया होता, तो शायद वो जिंदा नहीं बचता। मेरे आंसू खुद ब खुद गिरने लगे। मैंने होंठ भींचे। मेरे भीतर एक तूफान उठ चुका था। प्यार का, डर का, अपराधबोध का, उम्मीद का। कुछ देर हम दोनों खामोश रहे। मेरी सांसें भारी थीं, और मेरा दिल जैसे किसी पुराने, भूले हुए दर्द को दोहरा रहा था। फिर मैंने कहा, आर्यन, मुझे उससे मिलना होगा, कम से कम एक बार। मैं अपने भीतर यह बोझ नहीं रख सकती। अगर वह मुझे पुकार रहा है, तो मैं कैसे चुप रहूं? आर्यन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, दर्द से भी गहरा, डर से भी कच्चा। तुम उससे नहीं मिल सकती, अवनी। उसका स्वर पत्थर की तरह सख्त था। मैंने धीरे से कहा, क्यों? क्योंकि तुमसे वादा किया था? क्योंकि तुम डरते हो कि वो टूट जाएगा? या फिर इसलिए क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? कमरे में सन्नाटा पसर गया। आर्यन का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। मेरी आवाज और धीमी, लेकिन ज्यादा गहरी हो गई। तुम डरते हो कि मैं उसके पास वापस चली जाऊंगी? अगर उसने मुझे पहचान लिया तो? अगर उसने मुझे याद कर लिया तो? आर्यन की आंखें चमक उठीं, गुस्से से नहीं, दर्द से। हाँ। उसने यह शब्द जोर से कहा, इतना जोर कि कमरे की दीवारें तक कांप गईं। हाँ, अवनी, हाँ, मुझे डर है। क्योंकि मैं तुम्हें खो चुका हूँ, हमेशा से। मेरी सांसें रुक गईं।
आर्यन की आवाज टूटी, जैसे उसकी सारी हिम्मत उसी पल गिर गई हो। तुम कभी मेरी नहीं थी, कभी नहीं रहोगी, तुम हमेशा उसकी थी। और वही वजह है कि मैं उसे बचा रहा हूँ, क्योंकि तुमसे मिलना, तुम्हें देखना, उसके लिए मौत है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। मैंने दीवार थाम ली। आर्यन, मेरी आवाज कांप रही थी। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती, लेकिन किसी को ऐसे अकेले अंधेरे में बंद रखकर इंतजार कराना भी सही नहीं है। अगर वह मेरा नाम ले रहा है तो इसका मतलब वह मुझे याद कर पा रहा है। आर्यन ने धीरे से कहा, और वही याद उसकी धड़कन रोक देगी। मैं रो पड़ी, बिना आवाज के, बस आंसू बहते रहे। कुछ मिनट हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने एक नन्ही लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आर्यन, मैं उससे मिलूंगी, किसी भी हालत में। ये मेरा हक है। और उसका भी। आर्यन ने सिर हिलाया। अवनी, तुम समझ नहीं रही। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, मैं समझ रही हूँ, तुम नहीं समझ रहे। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा डर मैं नहीं हूँ, उसका खोया हुआ प्यार नहीं है। सबसे बड़ा डर वो अकेलापन है जिसमें तुमने उसे डाल रखा है। आर्यन का चेहरा तनाव से खिंच गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं। कुछ क्षण वह बस खड़ा रहा, जैसे उसके भीतर कोई युद्ध चल रहा हो। फिर आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, अच्छा, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो। मैंने सांस रोक ली। तो आज रात मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। मेरी आंखें नम होकर फैल गईं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन आर्यन रुका। अगर कुछ गलत हुआ, अगर वह टूटने लगा, अगर। मैंने उसके शब्द रोक दिए। मैं संभाल लूंगी, मैं उससे सिर्फ बात करूंगी, बस एक बार। आर्यन ने आंखें बंद की। तैयार रहना, अवनी। उसकी आवाज बहुत भारी थी, क्योंकि शिवांश अब वो इंसान नहीं है जिसे तुम याद करती हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आर्यन ने आखिरी बार कहा, और तुम जिस सच का सामना करने जा रही हो वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मेरे भीतर तूफान तेज हो गया, क्योंकि आज रात मैं उस इंसान से मिलने वाली थी जो मेरा पहला प्यार था, जो मेरे अतीत का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्सा था, और जो हर रात मेरे दरवाजे के बाहर मेरा नाम फुसफुसाता था। आर्यन की बात सुनते ही मेरे भीतर कुछ भारी सा टूटकर बैठ गया। शिवांश अब वो इंसान नहीं है जिसे तुम याद करती हो। यह वाक्य मेरे सीने में ऐसे धंस गया जैसे किसी ने पत्थर फेंककर मेरे दिल में खून जमा दिया हो। मैं उस रात ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। हवा कमरे में थी, लेकिन मेरे फेफड़ों तक नहीं पहुंच रही थी। मेरी धड़कनों की आवाज इतनी तेज थी कि लगता था जैसे पूरा घर उसे सुन रहा हो। लेकिन एक बात साफ थी, मैं आज पीछे नहीं हटने वाली थी। मैं उससे मिलूंगी, किसी भी हालत में। घड़ी रात के करीब 1 बजे का समय दिखा रही थी। आसमान बाहर काला था, जैसे किसी ने उसमें स्याही फैला दी हो। वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी, वही बेचैनी जो पिछले कई दिनों से मेरे आसपास मंडराती रही थी। आर्यन नीचे वाले कमरे में देर तक चुप बैठा रहा, शायद खुद को तैयार कर रहा था। मैं भी कमरे में डरी हुई बैठी थी, लेकिन डर अब मुझे रोक नहीं रहा था। डर अब मेरा ईंधन बन चुका था। मेरी हिम्मत, मेरी जिद, मेरे जवाबों की प्यास। करीब 1:15 पर आर्यन ऊपर आया। उसके चेहरे पर तनाव की मोटी रेखाएं उभर आई थीं, जैसे वह खुद इस फैसले के बोझ से दबा जा रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम तैयार हो तो चलो। मैं उठ खड़ी हुई। मेरे पैरों में हल्की सी कंपी थी, लेकिन मेरा मन बहुत साफ था। हाँ, मैंने कहा, मैं तैयार हूँ। हम दोनों चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। घर में हर आवाज अब और भी साफ लग रही थी। लकड़ी का चरमराना, हवा का सरकना, दूर से आती किसी की सांसों की गूंज, जैसे पूरी दुनिया किसी अनदेखे पल का इंतजार कर रही हो। जब हम ऊपर पहुंचे तो गलियारा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। आर्यन ने लाइट नहीं जलाई।
उसने बस इतना कहा। तेज रोशनी उसे चुभती है, उसके दिमाग को ट्रिगर करती है। मैंने सिर हिलाया, मगर मेरी धड़कनें अब कांपने लगी थीं। अटारी का दरवाजा गलियारे के बिल्कुल अंत में था, पक्का लकड़ी का बना, भारी और बाहर से बिल्कुल शांत। लेकिन अब मैं उसे देख पा रही थी, दरवाजे के नीचे से आती हल्की धुंधली हलचल, जैसे अंदर कोई धीमे धीमे टहल रहा हो। आर्यन रुका। उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, अवनी, अंदर जाने से पहले एक बात याद रखना। मेरी सांस अटक गई। क्या? तुम उससे जैसे मिलोगी वैसा वो तुम्हें याद नहीं करेगा। उसके चेहरे पर वो भाव नहीं होंगे जिन्हें तुमने कभी चाहा था। उसकी आंखों में वो पहचान नहीं होगी, और अगर उसके भीतर कहीं तुम्हारी कोई छाया बाकी भी हो तो उसे उभरने में बहुत दर्द होगा। मेरी आंखें नम हो गई, लेकिन मैंने हामी भरी। मैं समझती हूँ। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने दरवाजे के ताले को धीरे से घुमाया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई। दरवाजा थोड़ा सा खुला, बस 1 इंच। वहीं से एक हल्की, बहुत हल्की सी महक आई। वही महक जो मैं हर रात महसूस करती थी, और जिस महक ने आज साबित कर दिया कि वह यहाँ है, यहीं, इन दीवारों के बीच, मेरे कुछ कदम दूर। आर्यन ने दरवाजा पूरी तरह खोला और अटारी का कमरा धीरे धीरे सामने आया। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी, एक छोटी नाइट लैंप से फैलती हुई। कमरा धूल भरा नहीं था, साफ सुथरा था, सावधानी से रखा हुआ, लेकिन माहौल में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल को चीर देता था। एक बहुत भारी उदासी, किसी के टूटे होने का संकेत, किसी के खोए हुए से खुद की लड़ाई लड़ने की ताकत का साया। कमरे के कोने में एक कुर्सी थी, और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। उसकी पीठ हमारी ओर थी। वह थोड़ा आगे झुका हुआ था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसकी उंगलियां बाहों की कुर्सी पर हौले हौले थिरक रही थी, उसी रिदम में, उसी अंदाज में जिसे मैं कभी बहुत अच्छी तरह जानती थी। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, शिवांश। आवाज ने अटारी की हवा को जैसे चीर दिया। उसने सिर नहीं उठाया, बस उसके कंधे हल्के से तनाव में आए, जैसे उसने यह नाम अचानक पहली बार सुना हो, जैसे वह इसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैं अपनी सांस रोक चुकी थी, मेरा दिल जैसे चारों दिशाओं में धड़क रहा था। आर्यन आगे बढ़ा। उसके कदम धीमे, शांत, सावधान थे। वह उसके पास पहुंचा और धीरे से कंधे पर हाथ रखा। शिवांश, किसी से मिलो, किसी बहुत पुराने इंसान से। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाना शुरू किया, बहुत धीरे, जैसे उसके गर्दन पर कोई भारी बोझ हो। और जब उसका चेहरा रोशनी में आया, मेरी सांस सीने में अटक गई। उसका चेहरा वही था, वही आंखें, वही जबड़ा, वही बाल, पर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में किसी भटके हुए इंसान की झिलमिलाहट थी, जैसे वह दुनिया को पहचानने की कोशिश कर रहा हो, पर उसे याद नहीं आ रहा हो कि वह कौन है। उसके चेहरे पर थकान की परतें थीं, दर्द उसके हाव भाव में दर्ज था, लेकिन उसके होठों के कोने में कुछ दबा हुआ, कुछ ऐसा जैसे कोई नाम उसकी जुबान पर आए बिना रह नहीं पा रहा हो। और फिर उसकी नजरें मुझ पर अटक गईं। कुछ सेकंड बस हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, और फिर उसकी सांसें अचानक तेज होने लगीं, जैसे किसी ने उसकी रूह पर हाथ रख दिया हो। वह कुर्सी पर सीधा बैठ गया। उसकी आंखें फैल गईं, डर से नहीं, पहचान की कोशिश से, डूबती यादों की छींटों से। उसके होंठ कांपे, एक टूटी हुई फुसफुसाहट निकली, तुम। मैं आगे बढ़ी, मेरी आवाज कांप रही थी, पर उसमें भावनाओं का महासागर उमड़ रहा था। शिवांश, मैं अवनी हूँ। उसकी सांसें लड़खड़ाई, उसकी उंगलियां थरथराई, उसकी आंखों में पानी झिलमिला उठा, मानो उसका दिल यादें जोड़ने की कोशिश कर रहा हो, और दिमाग उन्हें टूटने दे रहा हो। वाह नी, उसने मेरा नाम ऐसे बोला,
जैसे उसकी जुबान महीनों से इसी शब्द का बोझ सह रही हो। मैं रो पड़ी। मेरी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, पर तभी आर्यन ने मेरा हाथ थाम लिया। रुको, उसने फुसफुसाया, बहुत करीब मत जाओ, उसके भीतर यह बहुत गहरा असर डालेगा। लेकिन मैं उसके शब्द नहीं सुन पा रही थी। मैं सिर्फ शिवांश को देख रही थी, उसकी टूटी हुई सांसें, उसकी कांपती उंगलियां, उसकी आंखों में जलती हुई पहचान की चिंगारी। मैं उसकी ओर एक और कदम बढ़ाना चाहती थी कि तभी शिवांश अचानक खड़ा हो गया, तेजी से, जैसे उसके भीतर कोई लावा फूट पड़ा हो। उसकी आंखें मेरी आंखों में जमी थीं, गहरी, तीखी, टूटती हुई। और तभी उसके होठों से एक फुसफुसाहट निकली जो मेरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गई। अवनी, मुझे मत छोड़कर जाओ। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि कमरे की हवा तक कांप उठी। उसकी सांसें अनियंत्रित हो गईं। उसका सीना भारी होने लगा। उसके कदम लड़खड़ाए। आर्यन! मैं चीख उठी। आर्यन उसके पास भागा। शिवांश, सांस लो, धीरे धीरे, नीचे बितो। लेकिन शिवांश मुझे देख रहा था, सिर्फ मुझे। उसकी आंखों में प्यार, डर, दर्द, पहचान, सब टकरा रहे थे। और फिर उसकी आंखें अचानक धुंधली हो गईं। उसका शरीर कांपा। उसके होठों से टूटी हुई आवाज निकली, अवनी। और वह जमीन पर गिर पड़ा। मैं चीख उठी, शिवांश! आर्यन ने उसे संभाला। मैंने कहा था अवनी, तुमसे मिलना उसके लिए खतरनाक है। मैं घुटनों के बल गिर पड़ी। रोते रोते मेरी आवाज टूट गई, नहीं, नहीं, शिवांश, उठो, प्लीज, उठो। आर्यन ने उसकी नजरें चेक कीं और घबराकर कहा, उसका पल्स गिर रहा है। मैंने उसकी ठंडी उंगलियां पकड़ी। मेरी आवाज कांप रही थी, शिवांश, मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे छोड़ना मत, कृपया। लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं और मेरी दुनिया एक पल में टूट गई। जब शिवांश मेरे सामने गिरा, उस पल ने मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक, सबसे अनसुनी खामोशी पैदा की। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा सांस रोक कर देख रहा हो। हवा भी रुक गई थी, दुनिया भी। आर्यन ने उसे पकड़कर जमीन पर सीधा किया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी हर हरकत बेहद तेज और प्रशिक्षित थी, जैसे वह पहले भी ऐसा झटका संभाल चुका हो, जैसे यह उसके लिए नया नहीं था, बस मेरे लिए था। मैं नीचे बैठी, शिवांश के चेहरे को थामे, लगभग हांफते हुए रो रही थी। मैं बार बार उसका नाम पुकार रही थी, शिवांश, शिवांश, प्लीज सुनो मुझे, उठो, आंखें खोलो। लेकिन उसकी पलकें बंद थीं। उसका चेहरा पीला, ऑलमोस्ट सफ़ेद। उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थीं, जैसे हर सांस उसे अंदर से चोट पहुंचा रही हो। आर्यन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ऐसा डर था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अवनी, मुझे जगह दो, वह हाइपरवेंटिलेशन में जा रहा है। अगर तुम उसे और जोर से जगाने की कोशिश करोगी तो यह और बिगड़ जाएगा। मैं कांपती हुई पीछे हट गई, लेकिन मेरी उंगलियां अभी भी उसके हाथ को पकड़े थीं। मैं उसे छोड़े बिना पीछे जा नहीं सकती थी। आर्यन उसके चेहरे के करीब आया, उसके गाल पर हल्के थपथपाए, उसकी जबड़े की नसें छूकर उसके पल्स को महसूस किया। उसकी आवाज़ तेज लेकिन नियंत्रित थी, सांस लो, शिवांश, स्टेडी, स्टेडी। उसने उसके सीने पर हाथ रखकर ब्रीदिंग स्टेबलाइज करने की कोशिश की। कमरे में लगभग 10 मिनट तक सिर्फ मेरी सिसकियां और आर्यन की स्टेडी कमांड्स गूंजती रहीं। समय जैसे रुक रुक कर चल रहा था। आखिरकार एक हल्की, बेहद हल्की सी सांस उसके फेफड़ों से निकली और उसकी उंगलियां मेरे हाथ पर हल्की सी हिलीं। मैं तुरंत उसके करीब झुक गई। शिवांश, सुन सकते हो मुझे? मैं यहाँ हूँ। आर्यन ने मुझे दूर खींचने की कोशिश नहीं की,
शायद उसे लगा कि यही स्पर्श उसे वापस खींच कर ला सकता है। धीरे धीरे उसकी पलकें कांपी। कुछ पल उसने एक खाली अंधेरे में देखा, फिर उसकी नजरें मुझ पर ठहर गईं, और उस एक सेकंड में मैं दोबारा टूट गई। उसकी आंखों में वही गहराई थी, वही प्यार की चिंगारी, वही खोई हुई पहचान की चमक, वह सब कुछ जो मैंने महीनों से मिस किया था। लेकिन कुछ और भी था, एक बेहद गहरा, ऑलमोस्ट दर्दनाक डर। उसने बहुत धीरे से फुसफुसाया, तुम सच में हो? मैं फूट फूट कर रो पड़ी। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब कभी नहीं। उसके होठों पर हल्की सी कांपती मुस्कान उभरी, बहुत छोटी, बहुत कमजोर, लेकिन उतनी ही खूबसूरत जितनी कोई अधूरी कविता। उसने हकलाते हुए कहा, मैं हर रात तुम्हें ढूंढने आता था। मेरे दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी। शिवांश, मैं नहीं जानती थी कि तुम यहाँ हो, अगर मुझे पता होता। लेकिन यह बात कहते ही अचानक उसके चेहरे पर दर्द की एक लहर दौड़ी, जैसे उसे कोई तीखी याद चुभ गई हो। वह कराहता हुआ पीछे झुका, उसकी सांसें फिर से अनियमित होने लगीं। आर्यन तुरंत उसके पास झुक गया। नो नो नो, तुम्हें ट्रिगर नहीं होने देना अब। धीरे, स्टेडी। मैं घबराकर बोली, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ रॉन्ग कह दिया? आर्यन ने मेरी ओर देखा। तुम्हें उसके सामने अतीत का जिक्र नहीं करना चाहिए, यह उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। उसका दिमाग याद और भूलेपन के बीच फंसा है, जैसे दो अलग दुनियाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरी आंखें भर आईं, मैं खुद को दोष देने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें दर्द हो। लेकिन तभी शिवांश ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा। उसकी उंगलियों में पहले की तरह जोर नहीं था, लेकिन एक ऐसा स्पर्श था जैसे वह मुझे खोने नहीं देना चाहता। उसने बमुश्किल बोलते हुए कहा, तुम डरती क्यों हो मुझसे? मैं फटकर रो पड़ी। मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। उसने धीरे से आंखें बंद की, और उसके होठों से एक टूटती हुई फुसफुसाहट निकली, मैं तुम्हारा हूँ। यह सुनकर मेरा पूरा अस्तित्व कांप गया। मेरी आंखों से आंसू झरने लगे। मैंने उसका हाथ अपने चेहरे से लगाकर कहा, और मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा से। आर्यन दूर खड़ा था, और उसके चेहरे पर जो भाव था, वह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह ईर्ष्या नहीं थी, वह गुस्सा नहीं था, वह टूटन थी। एक ऐसी टूटन जो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि उन दो लोगों के लिए होती है, जिनकी कहानी बिना चाहे भी आपकी कहानी से टकरा जाती है। हम तीनों कुछ देर चुप रहे। कमरे में सिर्फ तेज होती सांसों की आवाज थी, शिवांश की, मेरी, आर्यन की, सबकी। कुछ देर बाद शिवांश ने कमजोर आवाज में कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर गई थी? यह सवाल, यह एक वाक्य मेरे अंदर तूफान बनकर फट पड़ा। शिवांश, मैंने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहा था। मैं तुम्हारे लिए खतरा बन गई थी। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सपने, सब मेरी वजह से टूट रहे थे। मेरी आवाज कांपने लगी। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद को तुमसे अलग किया। उसकी आंखें भर आईं, उसकी उंगलियां कांपने लगीं, उसके होठों से हल्की सी फुसफुसाहट निकली, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं था। मैं फिर से टूट गई। मुझे माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो। मेरे आंसू उसके हाथ पर गिरते रहे। उसका शरीर हल्का हल्का कांपता रहा, और फिर उसने बहुत मुश्किल से अपनी उंगलियों से मेरा चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ आधे रास्ते में कांपकर रुक गया। उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसके चेहरे पर दर्द लौट आया। आर्यन तुरंत दौड़ा, इनफ, उसे ट्रिगर हो रहा है। अवनी, पीछे हटो। मैं एक कदम पीछे गई, लेकिन मेरी आंखें शिवांश पर थीं।
वह लड़खड़ाती सांसों के साथ मुझे देख रहा था। उसने कहा, मत जाओ। उसकी आवाज टूटी हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसके शब्दों के साथ ही उसका शरीर अचानक ढीला पड़ने लगा। उसकी आंखें आधी खुली रह गईं, जैसे चेतना और बेशुद्धि के बीच झूल रही हों। आर्यन ने उसे संभाला, जमीन पर लिटाया। वह लगभग चीखते हुए बोला, ये ठीक नहीं। मैंने कहा था अवनी, उसका दिमाग और दिल दोनों अनस्टेबल है। तुम्हें उसकी यादें मत जगाने थीं। मेरी आवाज बमुश्किल निकली, मैंने नहीं चाहा था। मेरी दुनिया फिर से टूटने लगी। मेरे भीतर भय, अपराधबोध, प्यार, सब कुछ एक साथ हिल गया था। शिवांश की सांसें लगातार टूट रही थीं। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसका शरीर कांप रहा था। आर्यन ने उसे उठाया। मुझे उसे तुरंत नीचे ले जाना होगा। हमें उसे दवा देनी होगी। अवनी, तुम यही रहो। लेकिन मैं वहीं खड़ी रही, जैसे जमीन में धंस गई हूं। आर्यन ने उसे गोद में उठाया। शिवांश की आंखें आधी खुली थीं और वह सिर्फ मुझे देख रहा था। उसकी कमजोर फुसफुसाहट, अवनी। मैं फूट पड़ी। मुझे लगा जैसे मेरा दिल खुद मेरे पैरों पर गिर गया हो। आर्यन उसे लेकर नीचे चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई, टुकड़ों में बिखरी हुई। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी सांसें भारी थीं। और तभी कमरे की दीवार पर एक हल्की सी धड़कती परछाई उभरी, जैसे हवा ने मुझे छुआ हो, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति मुझे देख रही हो। मेरे अंदर गूंज उठा, तुम्हारा सच अभी खत्म नहीं हुआ अवनी, यह तो बस शुरुआत है। अटारी का कमरा मेरे चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगा, या शायद मेरी ही सांसें इतनी भारी थीं कि दुनिया हिलती हुई लग रही थी। फर्श पर बैठी मैं बस एक ही बात सोचती रही। शिवांश मेरे सामने था, मेरा पहला प्यार, मेरा सबसे गहरा रिश्ता, वह इंसान जिसे मैंने खो दिया था और जिसे मैंने खुद अपने दिल से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे कभी निकाल नहीं पाई। और आज जब वह मेरे सामने था, उसकी सांसें टूटी हुई थीं, शरीर कांप रहा था और आंखों में मेरा नाम तड़प रहा था, तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। क्या मेरी वजह से वह फिर टूट गया? क्या यह मुलाकात उसके लिए बहुत भारी थी? क्या मैं फिर वही गलती दोहरा रही हूँ, उसे दर्द देकर उससे प्यार करने की कोशिश? अटारी की खामोशी इतनी घनी थी कि उसमें सांस लेना मुश्किल लगा। लेकिन तभी नीचे से कुछ धड़ाम की आवाजें आईं, तेज, बेचैन, लगभग डरावनी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं तेजी से सीढ़ियों की ओर भागी। मेरे कदम कांप रहे थे, लेकिन मैं रुकी नहीं। सीढ़ियां उतरते हुए मेरा दिल दहशत से धड़क रहा था। कहीं शिवांश? नहीं, नहीं। मैंने अपने दिमाग को रोकने की कोशिश की, लेकिन डर बहुत बड़ा था। मैं नीचे पहुंची और दृश्य मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका देने वाला था। आर्यन फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी बाहों में शिवांश था, लगभग बेहोश। उसकी सांसें अनगिनत बार टूटकर फिर जुड़ रही थीं। उसके सिर पर ठंडा पानी लगाया गया था, उसके चेहरे पर दवाइयां रखी थीं और उसके सीने पर मॉनिटरिंग बेल्ट थी। आर्यन का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, एक ऐसा डर जिसे मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं दहलीज पर रुक गई, जैसे मेरे पैरों में कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। मेरी आंखें नम होने लगीं, मेरी सांसें भारी हो गईं। आर्यन ने मेरी ओर देखा। उसकी आवाज थकी हुई थी, ऑलमोस्ट टूटती हुई। अवनी, तुमसे कहा था, ये उसके लिए बहुत ज्यादा होगा। मैं उसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। मैं बस। मेरी आवाज बिखर गई। मुझे लगा, अगर वो मुझे देख लेगा तो शायद ठीक हो जाएगा। आर्यन ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसके स्वर में सख्ती। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है। मेरा दिल और गहरा धंस गया। लेकिन वह मुझे पुकारता है, मेरा नाम लेता है,
तो क्या मैं उससे दूर रहूं? मेरी आवाज कांप रही थी। आर्यन ने धीरे से कहा, पुकारता है क्योंकि उसका दिल तुम्हें याद करता है, लेकिन उसका दिमाग यह यादें संभाल नहीं सकता। यही वजह है कि वह इन एपिसोड्स में चला जाता है। मैं धीरे धीरे उसके करीब आई। शिवांश की सांसें अभी भी अनियमित थीं। उसका सीना एक दर्दनाक लय में ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने उसके हाथ को हल्के से छुआ। उसने मेरी छुअन पर पल भर के लिए आंखें खोलीं। एक धुंधली सी, ऑलमोस्ट डरी हुई नजर मेरी आंखों से टकराई। अव में उसने बमुश्किल मेरा नाम लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, कहीं नहीं जा रही। लेकिन तभी आर्यन ने मेरा हाथ जकड़कर दूर खींचा। अवनी, बस, तुम समझ क्यों नहीं रही? मेरी आवाज तड़प कर निकली। मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं उसे ऐसे दर्द में अकेला कैसे छोड़ दूँ? आर्यन की आवाज भारी और भावनात्मक हो गई। अकेला नहीं है वो, मैं हूँ। हमेशा से मैं ही था। यह पहली बार था जब उसने यह स्वीकारा, जब उसने अपने भीतर का सच बिना किसी आवरण के बाहर निकाला। मैं स्तब्ध रह गई। तुम कब से? आर्यन ने कांपती सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर बोला, उस रात के बाद, जब उसे होश आया, जब उसने अपना नाम तक भूल गया, जब डॉक्टरों ने कहा कि उसे स्पेशल केयर की ज़रूरत है, पागलपन की कगार पर था वो, तब मैंने फैसला किया कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं था, वह मेरा भाई जैसा था। मेरा दिल फिर टूट गया। दूसरी, तीसरी, 7 बार। आर्यन आगे बोला, मुझे पता था, अगर तुम उसके सामने आई, अगर उसने तुम्हें पहचानने की कोशिश की, तो उसका दिमाग इसे सहन नहीं कर सकेगा। वह या तो पूरी तरह टूट जाएगा, या फिर उसकी आवाज अटक गई। या फिर क्या? मैंने कांपते स्वर में पूछा। आर्यन ने धीमे से कहा, या फिर वो तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगा। मेरी सांसें रुक गईं, मेरी आंखें धुंधली हो गईं। मैंने अविश्वास से कहा, तो तुमने मुझे उससे दूर रखा, उसे मुझसे दूर रखा, ताकि वह जिंदा रह सके। आर्यन ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब कोई छुपाव नहीं था, सिर्फ कच्चा, नंगा सच। मेरे भीतर का तूफान फट पड़ा। मैं रो पड़ी, जोर से, बिना रोक टोक। मैं फर्श पर बैठ गई। मेरे आंसू जमीन पर गिरते रहे। आर्यन ने सिर झुका लिया। शायद उसे भी यह सब भीतर तक चीर रहा था। कुछ मिनट बीत गए। शिवांश धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उसकी सांसें अब स्टेडी थीं, कमजोर लेकिन स्टेबल। आर्यन ने दवा की सिरिंज हटाते हुए कहा, वह सो जाएगा कुछ घंटों तक। मैंने कांपते स्वर में कहा, क्या मैं उसके पास बैठ सकती हूँ? आर्यन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी झिझक थी, लेकिन उसने कोई रोक नहीं लगाई। बैठ सकती हो, जब तक वो सो रहा है। मैं धीरे से उसके पास बैठ गई, उसके चेहरे को निहारा। वह बिल्कुल वही था, और बिल्कुल अलग भी। उसके माथे पर दर्द की हल्की रेखाएं थीं, उसकी पलकों में थकान, उसके होठों पर अधूरी यादें। मैंने उसकी उंगलियों को हल्के से छुआ। इस बार उसने कोई झटका नहीं दिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के बीच ढीली होकर टिक गईं, जैसे उसे पता हो कि यह स्पर्श उसे तोड़ने नहीं, जोड़ने आया है। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें पता है शिवांश, तुम्हारा नाम अभी भी मेरी धड़कनों में बसा है। तुम्हारी आवाज अभी भी मेरे सपनों में गूंजती है, और तुम्हारी याद मेरी सांसों का हिस्सा है। उसकी सांस गहरी हुई, जैसे मेरी आवाज उसे किसी पुराने कमरे में ले गई हो। मैंने कहा, तुम्हें याद आए या न आए, मैं यही हूँ। जब भी तुम्हें मेरा नाम चुभन बने या राहत, मैं यही हूँ। मेरी आंखों से आंसू गिरते रहे,
लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था, सिर्फ एक शांत प्रतीक्षा थी। और तभी उसके होंठ हिले, बहुत धीमे। उसने नींद जैसी अवस्था में फुसफुसाया, अवनी, मत जाना। मैं टूटकर मुस्कुरा दी, कहीं नहीं जाऊंगी। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था, लेकिन इस बार यह सन्नाटा डर का नहीं था। यह दो टूटे दिलों की खामोशी थी, जो धीरे धीरे एक दूसरे की ओर लौट रहे थे। और उसी सन्नाटे में मुझे अचानक एहसास हुआ, इस कहानी का अंत अभी दूर है, बहुत दूर। क्योंकि प्यार और डर के बीच का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, और कुछ सच अब भी अनकहे है। मैं नहीं जानती कि उस रात कितने घंटे बीत गए। बस इतना याद है कि मैं शिवांश के हाथ को पकड़े बैठी रही, उसकी हर सांस को सुनती हुई, हर हलचल पर चौकन्नी, हर कांपती उंगली पर टूटती हुई। मेरे भीतर अजीब सा सन्नाटा भरा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें डर भी था, दर्द भी था, और कहीं बहुत गहराई में एक छोटी सी उम्मीद भी थी। आर्यन कमरे के कोने में सोफे पर बैठा था, थका हुआ, झुका हुआ, जैसे उसके कंधों पर दुनिया का बोझ हो। वह मुझे देख रहा था, पर उसकी आंखों में अब कोई आरोप नहीं था, बस एक भारी सच था, जिसे वह बहुत दिनों से अकेले ढो रहा था, और जिसे अब मुझे साझा करना पड़ रहा था। वक्त धीरे धीरे आगे खिसक रहा था, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। शायद पहली बार मुझे लगा किसी और की सांसें मेरे अपने बीइंग से ज्यादा अहमियत रखती है। करीब 3 बजे सुबह शिवांश की सांसें स्थिर हो गईं। उसका चेहरा रिलैक्स हो गया, जैसे कोई बोझ थोड़ा सा उतर गया हो। मैंने उसकी पलकों को देखा, बंद, शांत, लेकिन उनके नीचे हल्की सी कंपन थी। तभी उसके होठों से एक धीमी सी नींद भरी आवाज निकली, अवनी। मैं रो दी, धीमे लेकिन गहराई से। उसकी नींद में भी मेरी उपस्थिति थी, शायद यह किसी चमत्कार जैसा था। आर्यन ने धीरे से कहा, वह अब स्टेबल है, कुछ घंटे सोने दो। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से अलग नहीं किया। कुछ देर बाद आर्यन धीरे से उठा और मेरे पास आया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हम बात कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए। मैंने शिवांश का हाथ धीरे से थामा और कहा, हाँ चलो। हम दोनों कमरे के बाहर आए। गलियारे की लाइट मंद थी, दीवारों पर परछाइयाँ थीं, जैसे घर खुद थक कर सो गया हो। आर्यन ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर झिझक थी, जैसे वह किसी ऐसे सच को कहने से डर रहा हो जो मेरे दिल में एक और तूफान उठा देगा। मैंने धीरे से कहा, जो भी कहना है कह दो, मैं अब भागूंगी नहीं। आर्यन ने कुछ सेकंड मेरी आंखों में देखा, फिर उसने कहा, अवनी, तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम उसके लिए सिर्फ प्यार नहीं थी। मेरी नब्ज एक पल रुक गई। मतलब? आर्यन ने अपनी अंगुलियों को आपस में मरोड़ते हुए कहा, तुम उसकी बीमारी की वजह भी थीं, और उसकी दवा भी। मेरे पेट में जैसे कोई ठंडी तलवार चली गई। क्या? आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं समझाता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद वह टूट गया था। वो जो बाहर दिखाई देता था, वह सिर्फ उसका आधा सच था, और दूसरा आधा। मेरी आवाज कांप रही थी। उसकी हालत डरावनी थी। अवनी, वह इंसोम्निया से जूझ रहा था। पैनिक अटैक्स आते थे, सेल्फ हार्म तक की हालत में चला गया था। डॉक्टरों ने कहा, उसका पूरा नर्वस सिस्टम तुमसे जुड़ी यादों के धक्के झेल नहीं पा रहा है। मेरी आंखें फैल गईं। तो फिर मेरे जाने से वह ठीक क्यों नहीं हुआ? आर्यन का चेहरा गिर गया। यही तो समस्या थी। तुम्हारा जाना उसके लिए और बड़ा सदमा था। वह तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा था। मैं जमीन में धंसती जा रही थी। आर्यन बोला, वह तुम्हें ढूंढता रहता था, हर मोड़ पर, हर जगह, हर सपने में। और हर बार जब तुम्हें न पाता, उसके भीतर कुछ और टूट जाता था। एक दिन
जब वह बारिश में भीगा हुआ तुम्हें ढूंढते ढूंढते सड़क पर दौड़ रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हुआ। मेरा दिल फट गया और तुम वहाँ थे। हाँ। आर्यन की आंखें भर आईं। उसे बचाने वाला मैं ही था। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। मेरी आवाज सूखी हुई थी। अगर तुमने इसे रोका होता, अगर तुमने मुझे बताया होता, तो शायद। आर्यन ने मुझे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज धीमी लेकिन फर्म थी। अगर तुम उससे मिलती उस वक्त जब वह टूट रहा था, तो शायद वह और ज्यादा टूट जाता। डॉक्टरों ने मना किया था। उसका दिमाग इमोशनल ओवरलोड झेल नहीं सकता था। वह फ्रैजाइल था, बहुत फ्रैजाइल। मेरी आंखों में आंसू फिर भर आए। और अब मैं उसकी वीकनेस हूं या स्ट्रेंथ? आर्यन ने बहुत धीरे से कहा, यही वह सच है जो मैं तुम्हें बताने से डरता था। मैंने गहरी सांस ली। कौन सा सच? आर्यन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अनकहे भाव थे। अपराध बोध, डर और कहीं बहुत गहरा प्यार। अवनी, तुम उसकी सबसे बड़ी याद भी हो और सबसे बड़ी दवा भी। मेरी सांस अटक गई। मतलब। उसकी आवाज भारी हो गई। तुम्हारे बिना वह जी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी याद उसे मार भी सकती है। कमरे की हवा एकदम ठंडी पड़ गई। मैं दीवार पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। मेरी आंखें फटी की फटी। तो मैं उसके लिए क्या बन चुकी हूँ? आर्यन की आवाज बहुत धीमी हो गई। उसके लिए तुम जिंदगी और मौत दोनों एक साथ हो। मेरे पैरों में जैसे ताकत ही नहीं रही। मैं धीरे से फर्श पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं उससे कैसे मिलूं? कैसे दूर रहूं? किसे प्यार करूं? कैसे खुद को रोकूं? किसे? मेरी आवाज चुभकर टूट गई। आर्यन मेरे पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज नर्म थी, ऑलमोस्ट टूटती हुई। अवनी, प्यार कभी आसान नहीं रहा तुम्हारे लिए, लेकिन एक बात समझो, उसका दिल तुम्हें पहचानता है। और शायद यह वही चीज है जो उसे धीरे धीरे ठीक कर सकती है। मैंने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही थीं। लेकिन अगर वो तुम्हारी वजह से टूट जाए या मर जाए? मेरी आवाज कमजोर थी। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ा। पहली बार। उसके स्पर्श में कोई रोक, कोई दीवार नहीं थी। बस एक इंसान था जो बहुत टूट चुका था। तब उसकी आवाज नम हो गई। हम दोनों उसे संभालेंगे, तुम भी और मैं भी। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम कैसे से कह सकते हो? उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम उसकी हो और वो तुम्हारा है। और यह सच मुझे दुख देता है, लेकिन इससे भाग नहीं सकता। मेरी आंखें भर आईं। और तुम? उसके होंठ कांपे। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं तुम्हारी कहानी में सिर्फ एक छाया हूं, अवनी, उसने फुसफुसाया। पर अगर उस छाया से तुम्हारी रोशनी किसी को बचा सकती है, तो मैं वहीं रहूंगा। मेरे दिल की पूरी दुनिया हिल गई। आर्यन हट गया, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत भारी फैसला ले चुका हो। मैं उठी और फिर शिवांश के पास गई। उसके माथे पर हाथ रखा। वह सो रहा था, टूटा हुआ, घायल, लेकिन कहीं बहुत गहराई में मुझे वापस पाने की कोशिश करता हुआ। और उस पल मुझे एहसास हुआ, मैं एक ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जो मुझे याद करने से मर सकता है और भूलने से बिखर सकता है। और उससे बड़ा संघर्ष मैंने कभी नहीं देखा था। मैं शिवांश के पास बैठी थी। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के भीतर ढीली पड़ी थीं। उसकी सांसें अब भी कमजोर लेकिन स्थिर थीं। और उसके चेहरे पर थकान थी, ऐसी थकान जो किसी एक रात की नहीं, कई महीनों की प्रतीक्षा, दर्द और टूटी यादों से जन्मी हो। मैं उसे देखती रही और सोचा, कितनी अनोखी बात है कि जो इंसान तुम्हारे दिल के सबसे करीब होता है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है।
उसके खोने का डर, उसके टूटने का डर, उसके तुम्हें याद कर लेने का डर और भूल जाने का डर। मेरे भीतर के हर डर की जड़ अब मेरे सामने लेटी थी, टूटी हुई, घायल, लेकिन मेरी ओर खिंचती हुई। मैं उसके माथे पर हाथ फेर रही थी जब आर्यन की आवाज़ मेरे पीछे से आई, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई। अवनी, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैंने बिना उससे मुड़े कहा। मैं ठीक हूँ, यहाँ से हिलूंगी नहीं। वह कुछ पल चुप रहा, फिर सोफे पर बैठते हुए धीरे से बोला, मैंने सोचा था अगर तुम उससे मिलोगी तो शायद तुम डर जाओगी, शायद पीछे हट जाओगी, या मुझे दोष दोगी, या उसे। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं किसी को दोष नहीं दे रही, न तुम्हें, न उसे, न खुद को। आर्यन ने हल्की सांस भरी। तुम इतनी शांत कैसे हो सकती हो, सब कुछ जानने के बाद? मैंने शिवांश का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्योंकि प्यार कभी भी या तो सब ठीक हो जाएगा वाला वादा नहीं होता। प्यार अक्सर हम साथ टूटेंगे लेकिन साथ जुड़ेंगे भी वाला वादा होता है। आर्यन चुप हो गया। शायद पहली बार उसे लगा कि मेरी मजबूती उसे तोड़ रही है और मेरी कमजोरी किसी और को बचा रही है। मैंने शिवांश के माथे पर हल्का स्पर्श किया। उसके चेहरे पर एक छुपी हुई शांति थी, जैसे मेरी उपस्थिति उसकी नींद को किसी तरह स्थिर कर रही हो। कुछ समय बाद मैं उठकर खिड़की के पास गई। बाहर रात नीली थी, हल्की हवा पत्तों को हिला रही थी, और इसी अंधेरे में मेरे भीतर एक नया सवाल उभर आया। अब आगे क्या? क्या मैं उसके इतना करीब रह सकती हूँ कि उसे संभाल सकूं, लेकिन इतना दूर भी कि उसे चोट न पहुँचे? क्या ये दो चरम सीमाएं एक साथ निभाई जा सकती है? मैं नहीं जानती थी। कुछ पल बाद आर्यन मेरे पास आया। उसने दूरी बनाए रखी, लेकिन उसकी आवाज़ पहली बार बिना किसी छल, बिना किसी बोझ, बिना किसी टकराव के सुनाई दी। अवनी, क्या तुम मुझसे एक बात पूछ सकती हो? मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक टूटी हुई रोशनी थी। पूछो, उसने धीरे से कहा। अगर शिवांश तुम्हें पूरी तरह याद कर लेता, अगर वह बिल्कुल पहले जैसा हो जाता, तो क्या तुम उसके पास वापस चली जाती? मेरे सीने में गहरा दर्द उठा। यह सवाल सीधा नहीं था, यह आर्यन का डर था, जिसे वह इतने समय से छुपाए हुए था। मैंने धीरे से जवाब दिया, आर्यन, ये सवाल मेरा नहीं, जिंदगी का है, और इसका जवाब मैं आज नहीं दे सकती। वह चुप रहा। उसकी निगाहें फर्श पर थीं, जैसे वह अपने ही दिल के भीतर झांक रहा हो। मैंने उससे पूछा, अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हारा पहला प्यार तुम्हारे सामने इस अवस्था में होता, तो क्या तुम उसे छोड़ देते? उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जिस जगह हम खड़े थे वहां सही या गलत का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ दर्द और प्यार की दो समानांतर रेखाएं थीं। कुछ देर बाद आर्यन ने धीरे से कहा, कल सुबह मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। उसकी हालत पिछली बार से ज्यादा अस्थिर है। मेरे गले में गांठ बन गई। क्या वो खतरे में है? आर्यन ने धीमे से सिर हिलाया। अभी नहीं, लेकिन अगर यह ट्रिगर बार बार हुआ तो वो उसका दिमाग या दिल दोनों संभाल नहीं पाएगा। मेरी आंखों में आंसू उभर आए। लेकिन उसका दिल मुझे याद करता है। आर्यन की आवाज़ धीमी थी, और यही उसे बचा भी सकता है या खत्म भी कर सकता है। हम दोनों के शब्द हवा में ठहर गए, जैसे कमरा खुद इस सच से डर गया हो। मैंने धीरे से कहा, तो क्या हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए? आर्यन ने कहा, दूरी और नज़दीकी दोनों ही उसके लिए खतरनाक है। मैंने कांपते हुए कहा, फिर हमें क्या करना चाहिए? आर्यन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, हमें उसके दिमाग को धीरे धीरे एक्सपोज करना होगा। धीमी पहचान, धीमी यादें, धीमी बातचीत।
मैंने पूछा, मतलब? मुझे उससे दूर भी रहना है और पास भी। उसने कहा, हाँ, तुम्हें दोनों बनना है, उसकी याद भी और उसकी दवा भी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ये कैसे करूंगी मैं? आर्यन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार मेरे लिए सहानुभूति थी। प्यार आसान नहीं होता, अवनी। तुमने हमेशा उसे गहराई से चाहा है। अब उसी गहराई का सबसे कठिन इम्तिहान है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा, अवनी, एक बात और है। मैंने उसकी ओर देखा। वह घबराया हुआ था। क्या? उसने कहा, शिवांश, तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसने कुछ लिखा था। मेरी सांस रुक गई। क्या लिखा? आर्यन ने धीरे से कहा, उसकी कमरे की अलमारी में एक डायरी है जो उसने तुम्हारे लिए लिखी थी, उसी रातों में जब वह टूट रहा था। मैं कांप गई। आर्यन बोला, तुम चाहो तो वह डायरी पढ़ सकती हो, लेकिन तैयार रहना, उसमें सिर्फ प्यार नहीं है, बहुत दर्द भी है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पढ़ना है। मेरी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी, क्योंकि मैं अब कोई आधा सच नहीं चाहती थी। न आधा प्यार, न आधी यादें। मुझे सब चाहिए था। सारा सच, सारी टूटन, सारा प्यार। आर्यन धीरे से शिवांश के कमरे की ओर चला गया, डायरी लाने के लिए। मैं शांत खड़ी रही, लेकिन भीतर तूफान चल रहा था। कुछ मिनट बाद वह लौटा। उसके हाथ में एक पुरानी, फटी हुई, धूल से ढकी डायरी थी। मैंने उसे अपने हाथों में लिया। उस पर उसी हस्तलेख में लिखा था, अवनी, अगर तुम कभी लौटो तो यह पढ़ना। मेरी आंखें धुंधली हो गईं। मैं बैठ गई, धड़कनों को शांत करने की कोशिश की और धीरे धीरे डायरी खोली। पहला पन्ना और पहली लाइन पढ़ते ही मेरा दिल पिघलकर बिखर गया। मैं हर रात तुम्हारा नाम लेता हूँ, इस डर में कि कहीं कल मुझे यह नाम याद न रहे। मैं रो पड़ी, जोर से, खुद को रोक न सकी। और तभी कमरे के उस पार नींद में लेटे शिवांश की पलकों में हल्की सी हलचल हुई। उसने नींद में फुसफुसाया, अवनी। मेरा हाथ कांप गया। मैंने धीरे से कहा, मैं यही हूँ, एक बार नहीं, हमेशा। और तभी मुझे एहसास हुआ, यह लड़ाई सिर्फ उसके दिमाग की नहीं है, यह लड़ाई मेरे दिल की भी है। डायरी मेरे हाथों में खुली थी और हर शब्द मेरे सीने में धंस रहा था। उसमें लिखा था, अवनी, तुम गई तो मैं नहीं टूटा, मैं बिखर गया, और बिखर कर मैं हर रात खुद को समेटने की कोशिश करता हूँ, बस इस डर में कि कहीं मुझे तुम्हारा नाम याद न रहे। मेरे आंसू गिरते रहे, पन्ने गीले होते रहे। आर्यन दूर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भारी सा संतोष था, जैसे वह चाहता था कि मैं यह सब जानूं, ताकि मेरे भीतर कोई गलतफहमी, कोई कड़वाहट न बचे। मैंने डायरी बंद की और उठकर शिवांश के पास गई। वह अभी भी सो रहा था, चेहरा शांत, लेकिन भीतर कुछ लड़ता हुआ। मैंने धीरे से कहा, शिवांश, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। और तभी उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। वह मुझे देख रहा था, गहरी, थकी हुई, दर्द से भरी आंखों से, लेकिन उनमें एक हल्की, ऑलमोस्ट बुला दी गई सी चमक थी। उसने फुसफुसाया, अवनी। मेरी आंखें नम हुईं। हाँ, मैं ही हूँ। उसने गर्दन हिलाने की कोशिश की, फिर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन आधे रास्ते में रुक गया। उसका शरीर अभी भी कमजोर था। मैंने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसकी उंगलियां इतनी हल्की थीं, जैसे किसी मोम की मोटी को छू रही हूँ। उसके होंठ कांपे। तुम चली क्यों गई थी? मैं रो पड़ी, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरती थी, तुम्हारी जिंदगी में बोझ बनने से डरती थी, तुम्हें तकलीफ देने से डरती थी। मेरी आवाज़ टूट गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा जाना तुम्हें और बड़ी तकलीफ देगा।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक अकेला आंसू नीचे गिरा, धीरे, दर्दनाक, जैसे कोई अनकही सच्चाई टपक गई हो। मैं तुमको ढूंढता रहा, उसने टूटी आवाज में कहा। हर रात, हर जगह, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता था। मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। और अब तुम्हें दूर नहीं रहना पड़ेगा। उसने मेरी आंखों में देखा, उसी तरह जैसे वो पहले मुझे देखा करता था, सवालों, डर, उम्मीद और टूटे भरोसे की मिश्रित चमक के साथ। क्या तुम अब जाओगी? मैंने सिर झटक दिया। नहीं, अब नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो, जैसे वह महीनों से प्रतीक्षा कर रहा था और आज उसे जवाब मिल गया। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं रही। कुछ ही पलों में उसका चेहरा अचानक तनाव से भर गया। उसकी भौहें सिकुड़ी, उसकी सांसें तेज होने लगीं। आर्यन तुरंत उठकर आया। अवनी, रुको, कुछ हुआ है उसे। मैं तेजी से शिवांश के सामने झुकी। शिवांश, मुझे देखो, यहाँ, मेरी तरफ। वह कांपता जा रहा था, उसकी आंखें डोल रही थीं। उसके होठों से टूटा हुआ शब्द निकला, डर। लगता है। मैंने उसके गाल पर हाथ रखा। किससे डर लगता है? उसके होंठ कांपे। एक नाम निकला, एक ऐसा नाम जिसने मेरे भीतर तूफान खड़ा कर दिया। तुमसे नहीं, उसने घबराकर कहा, तुम्हें खो देने से। मैं फूट पड़ी। आर्यन पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक चुभन थी, लेकिन हार नहीं। वह भी चाहता था कि यह पल पूरा हो। मैंने दोनों हाथ उसके माथे पर रखे। शिवांश, तुम मुझे खोओगे नहीं। मैं यहाँ हूँ, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। और उसके बाद भी। उसकी सांसें थोड़ी स्थिर हुई, लेकिन वह अभी भी कांप रहा था। अगर मुझे याद न रहा तो? उसने डरते हुए पूछा। तो याद दिलाऊंगी। मैं रोते हुए मुस्कुराई। बार बार, 1000 बार, हर दिन। वह रो पड़ा, धीरे, शांत, लेकिन दर्द भरे आंसुओं से। मैंने कहा, हम धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे बातें करेंगे, धीरे धीरे तुम याद करोगे। और अगर नहीं भी किया, तो मैं तुम्हें नया प्यार सिखाऊंगी, नया भरोसा, नई उम्मीद। उसने फुसफुसाया। और तुम जाओगी नहीं? मेरी आवाज कांपी। नहीं, कभी नहीं। उसकी आंखें मुंद गईं। इस बार बेहोशी नहीं, एक शांत आराम। उसकी सांसें स्टेडी थीं। उसका चेहरा थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसका हाथ मेरी उंगलियों को पकड़कर ठहर गया। आर्यन ने धीरे से कहा, ये पहली बार है जब वह तुम्हारे साथ पैनिक में नहीं गया। यह इम्प्रूवमेंट है। मैंने आंसू पोंछे, क्योंकि अब उसे पता है मैं जा नहीं रही। आर्यन खिड़की की तरफ चला गया। उसकी आंखें नम थीं, पर होठों पर हल्की, ऑलमोस्ट हार मान चुकी मुस्कान। अवनी, उसने धीमे से कहा, तुम्हें जाने दूंगा। अब नहीं। मैंने उसकी ओर देखा। वह बोला, तुम दोनों का प्यार मेरी इच्छा से नहीं रुकेगा, मेरे डर से नहीं रुकना चाहिए। और मैं भी हमेशा उसके साथ रहूंगा, ताकि तुम दोनों इस लड़ाई को जीत सको। मेरी आंखें फिर भर आईं। मैंने बस इतना कहा, धन्यवाद। उसके लिए भी, और मेरे लिए भी। हम दोनों उसकी ओर देख रहे थे, लेटा हुआ, टूटा हुआ, लेकिन अब अकेला नहीं। शिवांश गहरी नींद में था, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो मैंने बहुत साल पहले देखी थी। उसी रात, जब उसने पहली बार मुझसे कहा था, अवनी, तुम मेरी दुनिया हो। आज, उस टूटे पल में, मुझे एहसास हुआ, प्यार वही था, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा। और यह कहानी तोड़ने की नहीं, जुड़ने की थी। धीरे धीरे, एक एक याद, एक एक स्पर्श, एक एक सांस के साथ। वह ठीक होगा। मैं, शिवांश और आर्यन,
तीनों इस रास्ते पर साथ चलेंगे, क्योंकि कुछ प्यार भूलने से नहीं मिटते, टूटने से खत्म नहीं होते, छोड़ने से गायब नहीं होते। वे बस एक दिन फिर से याद आ जाते हैं और हम उन्हें दोबारा जीना सीख लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या समाज की भावनाओं को आहत करना नहीं है। कहानी में दिखाए गए पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां केवल सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। हमारा मकसद यह बताना है कि झूठे इल्जाम, गलतफहमियां और गलत निर्णय किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। कृपया इसे एक सामाजिक और भावनात्मक सीख के रूप में देखें। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल इक्सा वॉइस हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कहानी को एक लाइक भी कर दें, साथ में हाइप भी करें। और हाँ दोस्तों, आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं, वह भी कमेंट करके अपने शहर का नाम जरूर बताएं। धन्यवाद।